एक्मे पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साल 2024 के आईएएस मेन एग्ज़ाम के जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज़ यानी कि सामाजिक मुद्दे पर एक सवाल पूछा गया। ये सवाल 15 नंबर का था और इसे 250 शब्दों में हमें लिखना था। मोटे तौर पर जो कॉपी हमें एग्ज़ाम हॉल में मिलती है उसका एक पूरा का पूरा पेज। अच्छा, एक सजेशन याद रखिएगा कि हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी में भी सवाल ज़रूर पढ़ना है। केवल हिंदी में पढ़कर उत्तर लिखने की गलती आप नहीं करें। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल है, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। Critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities। यहाँ पर एक शब्द है marginalized, सीमांत। इसका क्या मतलब है? देखिए, आसान शब्दों में हम कहें तो हमारी सोसाइटी में जो भी पावरलेस है, शक्तिहीन है, अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन पर है, वो मार्जिनलाइज्ड है। आई रिपीट, सोसाइटी में जो पावरलेस है, अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन पर है, वो मार्जिनलाइज्ड है। सीमांत, सीमांत का मतलब हुआ जहां पे सीमा का अंत हो रहा है। जहां पर सीमा का अंत हो रहा है, पेरीफेरी के लोग, किनारे के लोग, वो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। मार्जिनलाइज्ड मतलब हाशिए के लोग जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। मेन स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ? जो पावरफुल है, जिसका रुतबा है, वो जो कहता है वही सही माना जाता है। जैसे फैमिली में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो दादा, ताऊ, पापा, चाचा ये लोग हैं, ये मेन स्ट्रीम हैं। और ताई, मम्मी, चाची या बच्चे जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि जो घर के पुरुष तय करेंगे वही घर में होगा ना। क्योंकि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक समाज है। तो वो बाकी लोग भले ही कुछ बड़बड़ करते रहे, कुछ नहीं होगा, चलेगी उन्हीं की जो कि पुरुष है। ठीक है। अब एक दूसरी मिसाल देखिए, जब सब बड़े परिवार को एक मिसाल देखिए और हम पाते हैं कि एक बड़े फैमिली में सब लोगों की जो सोशल कंडीशन है वो समान नहीं है, अलग अलग है। तो जब कभी भी वो सब मिलकर बैठते हैं तो उस समय अगर कोई ऐसा सवाल होता है जहाँ निर्णायक बात कहनी है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो निर्णायक बात कौन कह रहा है, किसकी सुनी जा रही है। दोस्तों, सुनी उसकी जाती है जो पैसे वाला है या जिसकी सोशल पोजीशन हाई है। मतलब वो जज है, आईपीएस है, आईएएस है, कुछ भी हो सकता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि बड़े आदमी हैं, तो जिसकी सुनी जाती है वो है मेन स्ट्रीम और जिसकी अनसुनी कर दी जाए वो है मार्जिनलाइज्ड। तो मार्जिनलाइज्ड में कौन हुआ? महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, शरणार्थी, जो दिव्यांग कम्युनिटी है और सबसे खास जो अलग कल्चर वैल्यूज वाली कम्युनिटी हैं, वे। भारत के संदर्भ में दलित या पिछड़ा समुदाय भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी में आता है। तो ये जो मार्जिनलाइज लोग हैं, इनके साथ हमारा समाज कैसे पेश आता है? देखिए, मेन स्ट्रीम जो सोचती है, जो करती है, जो मेन स्ट्रीम सोचती है तो करती है, वो समझती है कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं वैसा ही सोचें और वैसा ही करें। दूसरी बात, जो मौके होते हैं समाज में, कुछ करने के मौके होते हैं, कुछ पद होते हैं, वो मार्जिन पे रह रहे लोगों को नहीं मिलते। तीसरी बात, मेन स्ट्रीम के लोग मानते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो सीमांत लोग हैं, उनमें एक योग्यता का अभाव होता है, उनमें योग्यता नहीं होती। चौथी बात जो हम सब देखते हैं कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ गाली गलौज या उनकी पिटाई हो जाना, ये बहुत आम घटनाएं हैं। ठीक है, आपको इस बात से एक आइडिया लगा हुआ है, पिक्चर बनी होगी कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं। कोई कम्युनिटी तीन तरह से मार्जिनलाइज्ड या सीमांत होती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल मार्जिनलाइज्ड।
जब किसी कम्युनिटी को कोई पैसे कमाने का मौका नहीं होता तो वो कम्युनिटी इकोनॉमिक मार्जिनलाइज यानी कि आर्थिक सीमांत होगी। दूसरी बात, अगर समाज में किसी कम्युनिटी की कोई पूछ नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, उसके जीने मरने के फैसले से कोई असर ना पड़ता हो, तो वो समुदाय सोशल मार्जिनलाइज या सामाजिक सीमांत होंगे। और तीसरी बात, जब किसी कम्युनिटी को कोई पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, यानी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, वोट डालने का मौका जैसी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो कहलाएंगे पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड यानी कि राजनीतिक सीमांत समुदाय। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं सवाल पर। तो आप देखेंगे कि सवाल में केवल दो तरह की मार्जिनलिटी की बात है। कौन कौन सी? एक है सामाजिक और दूसरी है आर्थिक। तो इसलिए हम यहाँ पर इन्हीं दो पहलुओं पर फोकस करेंगे। सवाल देखिए फिर से, उसमें लिखा है भारत की सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। विविधता का मतलब है कई तरह की चीजें, और संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो संस्कृति या कल्चर की आपको किताबों में ढेरों परिभाषाएं मिलेंगी, दर्जनों डेफिनेशंस हैं। इतनी है कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बात याद रखी जाए। मैं यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं पढ़ता हूँ, कल्चर इज मैन मेड एनवायरनमेंट। कल्चर इज मैन मेड एनवायरनमेंट, यानी संस्कृति जो है वो मनुष्य निर्मित पर्यावरण है। मनुष्य निर्मित पर्यावरण। तो इन्हीं तीन शब्दों में सारी बात आ जाती है कि जो कुछ इंसान ने बनाया है वो है संस्कृति। अब इंसान ने क्या बनाया है? किताब, कंप्यूटर, मेज, कुर्सी, ये सारी चीजें, आचार विचार, मूल्य। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर बन गई संस्कृति। अब जब हम ये कहते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अनेक तरह के सांस्कृतिक समूह, कल्चरल ग्रुप्स, कल्चरल कम्युनिटीज रहती हैं। जैसे ये कम्युनिटीज, ये समूह धर्म, भाषा, प्रजाति या जाति के आधार पर बने होते हैं। ठीक, अब वापस सवाल पे। सवाल में एक प्रोपोजिशन कही गई है, यानी कथन या अभिमत कहा गया है। क्या है? भारत की समाज सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक जो आर्थिक मार्जिनलिटीज हैं, उनमें एक रिश्ता है, उनमें एक कोरिलेशन है। हमें इस कथन का, इस स्टेटमेंट का, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है ना? ये लिखा है, वेरी गुड। देखिए इसमें शब्द एक ध्यान देखिएगा कि वो कहता है कि क्रिटिकल तरीके से एनालाइज करना है। क्रिटिकल यानी कि हमें दोनों बातें बतानी है, सही और गलत दोनों चीजें। ठीक है, तो अब हम पहले कथन के पक्ष की बात करेंगे। यानी हाँ, हम मानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइज्ड होने और डाइवर्सिटी यानी विविधता में संबंध है। कैसे? पॉइंट 1, हमारे देश में विविध जातियां हैं और ये जातियां एक पदानुक्रम में है, यानी कि एक हायरार्की में है। तो जो कम्युनिटी, जो कास्ट इस क्रम में जितना नीचे है, उसको उतने ही सामाजिक आर्थिक अवसर कम मिलते हैं, है ना? तभी तो आरक्षण का प्रावधान है, जो ये कहता है कि जो समुदाय पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में लाना है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ धार्मिक समुदाय हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको भी सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ा है। उनको अवसर कम मिलते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें इसी बात की पुष्टि की गई है, इसी बात की तस्दीक की गई है कि जो मार्जिनल रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनको अवसर कम मिले हैं। तीसरी बात, हमारे देश की एक खास चीज़ है कि यहाँ पर हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, यानी कि अनुसूचित जाति समूह भी हैं, और उसके साथ एक और कम्युनिटी है, उसके कहते हैं घुमंतू या नोमैडिक। ये दोनों समुदाय भी हाशिए पर रहते हैं और इनको भी सामाजिक आर्थिक अवसर बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए इनके लिए आरक्षण का प्रावधान भी है। चौथी बात,
जो हमारे देश में भाषिक समुदाय हैं, भाषिक विविधता है, तो उसमें जिनको अंग्रेजी आती है उनको अधिक मौके हैं, जिनको हिंदी आती है उनके लिए थोड़े कम, लेकिन हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई गोंडी भाषा आती है तो उसके लिए तो मौके हैं ही नहीं। किसी को तुलु भाषा आती है, तुलु कहाँ पर है देख के बताइएगा। जिसको केवल तुलु भाषा आती है उसको अपनी भाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती, शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसके लिए अवसर कम हो जाएंगे। अब सवाल का दूसरा हिस्सा, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, कुछ धार्मिक समुदाय और उनके पंथ जो हैं, उनके सेक्ट जो हैं कई, वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और उनकी सोशल पोजीशन, उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर है। जैसे हमारे देश में जो पारसी समूह हैं और काफ़ी हद तक जो जैन कम्युनिटी है, मुसलमानों में एक खोजा संप्रदाय, ये गुजरात में रहते हैं मोस्टली, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत सशक्त है। ठीक। दूसरी बात, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए तो देश में गरीबी कम हुई और सारे कम्युनिटीज को उनका लाभ मिला। जो आर्थिक समावेशन है, इकोनॉमिक इंक्लूजन है, वो बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ समाज के सभी सदस्यों को बिजनेस करने के अधिक मौके मिले हैं और अब बाजारवाद की वजह से निर्मित चीजों को उनकी गुणवत्ता से पहचाना जाता है। तीसरी बात, नगरीकरण की प्रक्रिया यानी कि अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के कारण जो वंचित समुदाय है, जो हाशिए पर समुदाय है, उसको अधिक क्षमतावान बनाया गया है, उसको अधिक अवसर मिले हैं, उसकी गरिमा में अब सुधार देखा गया है। ठीक है। अब 2 लाइन में निष्कर्ष लिखिएगा। क्या है निष्कर्ष इस पूरी बात का? हाँ, कि ये बात सही है कि जो इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइज और इंडिया का डाइवर्स कल्चर है, दोनों में रिलेशन है, लेकिन कहीं कहीं इसके अपवाद भी मिलते हैं। दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि इस सवाल में हमें कोई सुझाव नहीं देना है, कोई सजेशन नहीं देना है, क्योंकि ऐसा कहा नहीं गया है। हमें केवल ये बताना है कि स्थिति क्या है, क्या रिलेशन है दोनों लोगों में, लेकिन ये नहीं बताना है कि मार्जिनलाइज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या करना होगा। वो अलग बात है। धन्यवाद।